हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस आयल और ऑर्बिट्राज की जिसके तहत भारत के द्वारा अपना ये जो टारगेट है वो $100 बिलियन का, जो हमारा टारगेट है वो है $100 बिलियन का, और भारत ने अभी अचीव किया हुआ है $85 बिलियन का। अब देखिए, भारत चाहता है कि वो जितना भी क्रूड ऑयल मंगाता है और रिफाइन करने के बाद में जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं उनका जो निर्यात है उसे करने के बाद हमारा जो टारगेट है वो कितना है, $100 बिलियन। अच्छा, अब आपको यह पता हो कि भारत के द्वारा जो रिफाइनरी पावर है वो कितना रिफाइन कर सकती है, वो रिफाइन कर सकती है 300 MMPTA। इसका मतलब है मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, यानी कि इतना हम रिफाइन कर सकते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि भारत का कंजप्शन कितना है, तो भारत का जो कंजप्शन है वो है 240 MMPTA। ये भारत का कंजप्शन है। इसका मतलब है कि भारत इस समय एनर्जी सरप्लस है। इसका मतलब है कि भारत को जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए हम उससे 60 MMPTA ज्यादा हम बना रहे हैं, और जो ये 60 MMPTA है ये हम निर्यात करते हैं पूरे विश्व के लिए। और इसी के निर्यात के बाद में हम कितना कमाते हैं, हम कमाते हैं $85 बिलियन। अब आप इसे देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, इसे भारत के द्वारा जो भी रिफाइनरी पावर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि भारत की जो रिफाइनरी पावर है उसका जो नेल्सन इंडेक्स है वो है 21.1। कितना है? 21.1 है। अब आप समझिए, दुनिया में सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो नेल्सन इंडेक्स है ये बताता है कि दुनिया के अंदर जो रिफाइनरी है वो सबसे खराब जो क्रूड ऑयल होता है ना, जैसे चारकोल बोलते हैं, इस टाइप का जो क्रूड ऑयल होता है, जैसे हम वेनेजुएला और जो रशियन क्रूड ऑयल है वो सबसे गंदा क्रूड ऑयल होता है, और उसी से हमें निकालना होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये सबसे बेहतरीन कौन निकाल पाएगा, ये नेल्सन इंडेक्स बताता है। आप देखिए, भारत सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। फिर दोबारा से सुन लीजिए, सेकंड लार्जेस्ट किसके बाद? अमेरिका के बाद में। अमेरिका जबकि भारत से 7 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भी भारत अगर सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर निर्यात करता है और $85 बिलियन कमा लेता है, तो यह अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं है। यह है भारत की स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी, और ये जो स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी है यही वास्तव में सॉवरेनिटी लेकर के आएगी। अब आप अगर देखेंगे तो भारत के द्वारा अभी सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत बेचने वाला बन चुका है, जिसके अंदर डीजल, पेट्रोल और जो एविएशन फ्यूल है उसका हम निर्यात करते हैं, और ऐसा करके हम $85 बिलियन एक वर्ष में कमा लेते हैं। और हमारा टारगेट कितना है? हमारा टारगेट है $100 बिलियन। अच्छा, ये जो $100 बिलियन, और आपको यह भी पता होगा कि भारत पूरी दुनिया में यह चाहता है कि हम $1 ट्रिलियन, कितना? $1 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि 1000 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि भारत अभी 863 यानी कि $863 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब सीधा सा है कि अभी जो हमारा ये जो नई रिफाइनरी बनी है, देखिए ये जो नई रिफाइनरी बनी है इसका नाम है पचपदरा रिफाइनरी। ये कहां है? जैसलमेर का जो बालतोरा डिस्ट्रिक्ट है ये वहां है, राजस्थान के अंदर है। और ये जो बनाया गया है ये साल्ट पेन्स के अंदर बनाया गया है, और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, समझिए दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट, ये सेकंड सबसे ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट करने वाली ये रिफाइनरी है। क्यों? क्योंकि इसका जो नेल्सन इंडेक्स है वो 17.7 है। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया की सबसे, क्योंकि अमेरिका का कितना है? 10 है। कितना? 10 है। 10। चाइना तो इसमें गिनती में भी नहीं आता, तो अमेरिका का 10 है, और उसकी भी पिछले 50 साल से कोई नई रिफाइनरी बनी नहीं है। आप समझ सकते हैं ये भारत की पावर है। और ये जो नया है, ये जो नया बना हुआ अभी हमारा है, इसके अंदर लगा है 79,459 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, और राजस्थान के अंदर ये लगा हुआ है। अगर आप नेल्सन इंडेक्स भी देखेंगे तो एक बार इसे भी देख लीजिए।
नेल्सन कॉम्प्लेक्स इंडेक्स इसे बोलते हैं। ये एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी तेल रिफाइनरी की तकनीकी क्षमता और जटिलता को मापता है और ये बताता है कि कोई रिफाइनरी कच्चे तेल को परिष्कृत करके कितने उच्च मूल्यवान उत्पाद बना सकती है और जो पेट्रोकेमिकल्स है उनमें उसे तब्दील कर सकती है, सबसे खराब जो क्रूड ऑयल है उससे भी निकाल करके। अब आप ये समझिए इस बात को कि भारत अमेरिका के बाद में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है और ये जो कमाल है ये भारत ने अचीव कैसे किया इसे भी आप समझेंगे तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जिसे दुनिया नैतिकता कहती है कि भाई हाँ भारत नैतिक नहीं रहा। और आपने देखा भी होगा कि पश्चिम की जो मीडिया है उसे बहुत दर्द है, और दर्द किस बात का है आपने देखा होगा जब एस जयशंकर बाहर जाते हैं तो उन पर जो पश्चिम की मीडिया है वो टूट पड़ती है और वो उन्हें अच्छे से जवाब भी देते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपने वास्तव में रशियन क्रूड ऑयल या रशियन गैस जो है वो खरीदना बंद कर दिया। आप जानते होंगे कि जब जो यूक्रेन के ऊपर युद्ध हुआ और यूक्रेन के ऊपर युद्ध रशिया ने किया उस समय पर पूरे यूरोप यानी कि जो G7 की कंट्रीज थी उन्होंने कहा कि हम अब रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, रशिया से हम क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। बल्कि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल तो वो नहीं खरीदेंगे लेकिन रशिया की गैस के बिना तो वो जीवित रह नहीं सकते, तो रशिया से गैस तो खरीदते रहे। लेकिन उन्हें यह पता था कि क्रूड ऑयल खरीद कौन रहा है, क्रूड ऑयल खरीद रहा था भारत। क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पूरा खेल कि उन्हें इतना दर्द क्यों है। उन्हें दर्द देखिए इससे है, अगर आप यहां देखेंगे तो ये है ये वाला, आप देखिए ये एक रिफाइनरी है न्यायरा एनर्जी। ये जो न्यायरा एनर्जी है ये गुजरात में ही है, ये भी गुजरात में है। ये भारत और जो रूस की एजेंसी या रूस की रिफाइनरी है यानी कि रूस का पैसा इसमें 49% है और भारत का जो इसमें इन्वेस्ट है वो 51% है। ये जो न्यायरा सेकंड लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी है, सेकंड लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी है। ये कैपेसिटी है इसका 20 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। ये कितना 20 मिलियन, और जो अभी हमने लगाया हुआ है ये राजस्थान के अंदर इसका है 9 मिलियन मीट्रिक पर एनम। अब समझिए इसे MMTPA. It is the process the highly diverse crude mix and fuel India's energy demand through his rapid expanding network over the 6,600 retail stations nationwide। यानी कि भारत के अंदर आप समझिए इसे, इसका खेल समझिए। यहां पर ये क्या है, ये रूस के साथ लगाई हुई है, कितना है 49%। रूस के द्वारा जो क्रूड ऑयल था वो कहां भेजा गया, यहां भेजा गया इस रिफाइनरी में। अब आप समझ सकते हैं इसे, रूस ने क्रूड ऑयल यहां पे भेजा, भारत ने क्या किया कि उस क्रूड ऑयल को किया रिफाइन। क्या किया, रिफाइन किया। और रिफाइन करने के बाद में क्योंकि जो ओरिजिन है वो क्रूड ऑयल के ऊपर लगता नहीं, जैसे अब रसिया से अगर यूरोप क्रूड ऑयल खरीदता तो उसमें ओरिजिन पता होता कि भाई क्रूड ऑयल कहां का है, भाई ये रसिया का है। लेकिन रसिया ने क्या किया कि वो क्रूड ऑयल भेजा भारत क्रूड ऑयल भेजा और क्रूड ऑयल क्या हुआ, यहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बने और वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उनका निर्यात कहां हुआ, यूरोप को हुआ। आप समझिए, यानी कि क्रूड ऑयल से जैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट बने यानी कि उसका स्वरूप चेंज हो गया, अब उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लग सकते थे। और ऐसा करके भारत के द्वारा कितना कमाया गया, $97.5 बिलियन का निर्यात किया गया एक साल के अंदर। ये समझिए 97.5 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात राजस्व कमाया गया। समझिए इस बात को, ये सिर्फ निर्यात नहीं, ये राजस्व कमाया गया है भारत के द्वारा। अब ये जो $97.5 बिलियन है ना, ये दर्द करते हैं, ये वेस्ट की जो लॉबी है ना ये दर्द करते हैं। इसीलिए वो बार बार आपने देखा होगा कि जयशंकर से इतने कठोर सवाल क्यों पूछते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो जानते हैं कि गैस तो हम बीत नहीं सकती, लेकिन क्रूड ऑयल का फायदा कौन उठा रहा है, भारत उठा रहा है। इसीलिए वो भारत से इतना ज्यादा परेशान है। देखिए, भारत को जो रूस का जो क्रूड ऑयल है वो 15 से 20 बैरल प्रति भारी छूट पर मिला। उसका कारण क्या था कि वो सबसे बेकार क्वालिटी का है, लेकिन भारत के पास में वो नेल्सन इंडेक्स वाली रिफाइनरीज हैं जो इसको भी रिफाइन कर सकती थी। ये भारत का फायदा हुआ और इसी के साथ में भारत के ऊपर किसी तरीका के प्रतिबंध भी नहीं लगे और भारत ने इतना सारा राजस्व भी इसी से कमा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग क्षमता भारत के पास है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी रूसी तेल को यूरोपीय मानकों के आधार पर और डीजल यानी कि वो मानक जो कि यूरोप को चाहिए, बिल्कुल उन्हीं के आधार पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले और उनको पूरा यूरोप के अंदर हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया।
और देखिए भारत का कुल तेल जो तेल आयात में रूस का हिस्सा अगर युद्ध से पहले देखोगे तो कितना है 2%। कितना है 2%। जैसे ही युद्ध छिड़ा उसके बाद कितना हो गया देखिए 44%। इसका मतलब है कि लगभग 24 गुना इसमें भारत का ये बढ़ जाता है और ये निर्यात होता है। अब देखिए शुरू में पेट्रोलियम उत्पादों का कुल निर्यात जो भारत यूरोप को करता था उसकी वैल्यू थी $8.7 बिलियन का। कितना 8.7 बिलियन। लेकिन जैसे ही भारत को ये बढ़ा देखना कितना पहुंच गया 8 से सीधा 97 पर पहुंच गया। तो अपने आप में इतनी सारी जो वृद्धि है ये भारत का जो राजस्व है इसी का जो दर्द है वो यूरोप को होता है। यूरोपीय ईंधन बाजार में भारत की जो है वो भारी हिस्सेदारी देखने के लिए मिली। अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो 13% अगर पहला देखा जाए इसको डबल होकर के आप सोचिए कि 24% के ये पास 2024-25 तक भी ये पहुंच चुका था। रणनीतिक स्वायत्तता की जीत थी और इसको अब भारत के लिए अलग अलग वो नाम देते रहते हैं। वो कहते हैं कि भारत ने एथिकल कार्य नहीं किया। भारत जो है वो यूक्रेनियन जो लोग हैं उनके जीनोसाइड को भारत जो है वो फंड कर रहा है रूस को। अब ऐसी ऐसी बातें वो हमसे करते हैं। जबकि भारत के जो एस जयशंकर हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप जब गैस खरीदते हैं क्या वो फंड नहीं होता है? वो भी तो फंड हो रहा है ना। अगर बात यूक्रेन की करते हो तो यूक्रेन के लोगों का जो जीनोसाइड हो रहा है तो वो तो यूरोप भी कर रहा है, लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं है। उन्हें दर्द उससे नहीं है, फंड से उन्हें दर्द है। भारत ने $100 बिलियन इसी से बना लिए एक साल में और वो लगातार होता रहा और इसको वो इंडस्ट्रियल आर्बिट्राज की जो श्रेणी में ला करके खड़ा करते हैं। रियली वास्तव में भारत का जो है ये इंडस्ट्रियल आर्बिट्राज है क्योंकि भारत ने इसमें इन्वेस्ट किया और यही भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको सुनिश्चित करता है और भारत की जो सॉवरेनिटी है वो इसी से निकल करके आती है। और आप आज अगर आप देखोगे तो भारत का जो रिफाइनिंग पावर है वो पूरी दुनिया में अनपैरेलल है। किसी और कोई देश इतना आगे है ही नहीं। अब यूएसए का मैंने आपको बताया कि हमसे 7 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। सोचिए अमेरिका के बाद में हम दूसरे नंबर पर आते हैं क्रूड ऑयल जो रिफाइंड प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करने में। भारत आज 44 कंट्रीज से क्रूड ऑयल आयात करता है। सोचिए 44 कंट्रीज से। पहले हम मिडिल ईस्ट के ऊपर निर्भर थे या फिर ज्यादा से ज्यादा रसिया, क्योंकि उस पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे, इसीलिए हमारे जो स्रोत थे वो बहुत ही कम थे। लेकिन भारत के द्वारा अब अपने आप को डाइवर्सिफाई किया गया है। आप जानते हैं जो सप्लाई चेन है वो जितना डाइवर्सिफाई होगा उतना बेहतर होता है। हर देश के लिए एक लीवरेज पावर होती है और भारत की इसी लीवरेज पावर से ये पूरे जो देश है, खासकर जो वेस्टर्न लॉबी है, ये चिड़ी हुई रहती है। उसको इस बात से कोई दर्द नहीं है कि कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन उसका दर्द ये है कि भारत $100 बिलियन उन्हीं से कमा रहा है और बिना किसी, क्योंकि भारत के अंदर तो क्रूड ऑयल होता नहीं है, उसके बाद भी कोई क्रूड ऑयल भारत के पास नहीं है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट क्रूड जो है रिफाइनिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्टर बना हुआ है। और इसी से तो आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल लेकर के, यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया था ना कि रॉ मटेरियल दुनिया से लिया और उसको रिफाइन करके पूरी दुनिया के अंदर उसे एक्सपोर्ट किया। भारत बिल्कुल वही कार्य कर रहा है कि हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल बाहर से खरीदेंगे, उसे रिफाइन करेंगे और फिर आपको उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो यह है भारत की क्षमता और यही है पश्चिम का दर्द। अब देखिए 97 बिलियन का मास्टर स्ट्रोक पश्चिमी प्रतिबंधों का से भारत का ऐतिहासिक मुनाफा। कैसे भारत ने एक वैश्विक संकट को आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल आर्बिट्राज बना दिया और एक बदले की भावना बना दिया। $97 बिलियन का मुनाफा कमा करके। ब्रुसेल्स का गुप्त सच है, हम जानते हैं कि यह रूसी तेल है। ब्रुसेल्स ने कहा था कि ये क्या है, ये रूसी तेल है। हाँ, तो अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये रिफाइंड प्रोडक्ट तो रूस के नहीं है ना, तो इसके ऊपर तो रूल्स ऑफ ओरिजिन लगता नहीं है। अगर रूल ऑफ ओरिजिन नहीं लगेगा तो इसका मतलब यह है कि उसका मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर है वो चेंज हो जाता है, जिससे उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो ये जो दर्द है मैंने जैसा आपको बताया ये भारत का है। अब देखिए यूरोप को सालाना 30 मिलियन मीट्रिक टन डीजल की आवश्यकता होती है, इसीलिए भारत पर वो किसी भी तरीका का प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते थे क्योंकि रूस से ले नहीं रहे। अगर भारत से भी नहीं लेंगे तो उनका जो आर्थिक संकट है वो गहरा जाता। अब देखिए यहां पर भी जो मैं आपको बता रहा था यूरोप की 2022 के बाद भारत के ऊपर किस तरीका की निर्भरता आपको देखने के लिए मिलेगी। G7 के द्वारा रूसी क्रूड का जो है उस पर 60 बैरल पर जो ला करके खड़ा कर दिया, जिससे एक तरीका से उनकी जो कंपनी है उन्होंने खरीदना बंद कर दिया रशियन ऑयल।
दशकों पुरानी सप्लाई चेन रातों रात टूट गई और 30 मिलियन मीट्रिक टन का जो वैक्यूम है उसके लिए भारत को एक बाजार मिल गया यूरोप का, और भारत के द्वारा इसको पूरी तरीका से बना लिया गया। अब देखिए अवसर का जन्म है, $60 का जो प्राइस कैप है वो रूसी तेल पर भारी छूट देता है, और वो भी कितना, 15 से 20 बैरल प्रति बैरल, यानी कि 15 से 20 बैरल के हमें डॉलर की हमें छूट मिल रही थी पर बैरल के आधार पर। तो भारत के द्वारा इसका लाभ उठाया गया और इस तरीका से भारत का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने के लिए आपको मिला है, और भारत के द्वारा फिर अपनी रिफाइनरीज के अंदर इसको और इन्वेस्ट किया गया, और आज आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग पावर, अगर अमेरिका के बाद देखोगे तो सेकंड लार्जेस्ट, अगर आप क्वालिटी में आप देखोगे तो दुनिया में अनपैरेलल है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आता है, आसपास भी कोई टिकता नहीं है। तो दुनिया का सबसे खराब अगर क्रूड ऑयल भारत को दिया जाएगा तो ये उसको सोने में बदल करके आपको वापस कर देगा। यही तो है कि जब आप जो रॉ मटेरियल है अगर आप उसको रिफाइन में कन्वर्ट करते हैं तब आपके पास में पैसा आता है और आपकी जो वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी बढ़ती है, और भारत के द्वारा बिल्कुल यही किया गया है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि भारत की जो एनर्जी जो सॉवरेनिटी है वो अब डिपेंड किसी पर नहीं है। उसका कारण मैंने आपको बताया था कि भारत को कितना चाहिए, ये भी आप देख लीजिए, आपको मैं दिखाई देता हूं एक बार। भारत को चाहिए और भारत के पास कितना है उसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा ये सेकंड, यानी कि जो भारत के पास में अगर आप ग्रीन एनर्जी में देखोगे तो भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। अभी 2 मंथ ही हुआ, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्शन यानी कि PFBR, इसका नाम है आदि प्रारूप द्रुत प्रजनन रिएक्टर, और इसका जो है क्रिटिकली स्टेज भारत के द्वारा टेस्ट कर ली गई थी, और ये तो है ही। और ग्रीन हाइड्रोजन भी हम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है उस पर भी भारत के द्वारा दुनिया में जो है काम किया गया। अगर आपको मैं दिखाऊं इसका भी, यह देखिए, इससे शायद आपको समझ में आएगा। भारत दुनिया का ग्रीन हाइड्रोजन के बाजार में अपनी कम उत्पादन लागत, मजबूत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सरकारी नीतियों के जरिए कड़ी टक्कर दुनिया को दे रहा है। अगर आप देखिए सस्ती लागत के आधार पर अगर देखोगे तो भारत में जो सोलर और पवन विंड की प्रचुरता और कम लागत के कारण ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भविष्य में दुनिया का सबसे सस्ते केंद्र बनने जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसकी टोटल जो प्रोजेक्ट है वो है 19,744 करोड़ रुपए का है। इसमें भारी निवेश और 2030 तक लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन MMTPA वार्षिक उत्पादन की क्षमता ये देने वाला है भारत के लिए। तो भारत सेल्फ रिलायंस होता हुआ जा रहा है। जब हमारी ये ऊर्जा आवश्यकता, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, तब आप समझिए वास्तव में हमारी जो सच्ची स्वतंत्रता है वो तो तभी आने वाली है। तो भारत को जो चाहिए, भारत के पास उससे 60 MMPTA ज्यादा है, तो ये हम सरप्लस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।